संप्रभुता को हम लोग कहते हैं सोवरेंटी। सोवरेंटी। तो संप्रभुता में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसका अर्थ जानना है, फिर इसके बाद में बताया कि अर्थ जानने के साथ जो है कुछ परिभाषा भी जानना है, कथन, परिभाषा अवलिक कथन जानना है, वहां से प्रश्न आता है। संप्रभुता के प्रकार को पढ़ना है और अर्थ, परिभाषा, कथन जानेंगे तो अर्थ और विशेषता एक साथ पढ़ लीजिए। संप्रभुता का अर्थ क्या है, विशेषता क्या है, कथन और प्रकार, एक तो ये जानना है। इसके बाद इसमें जो है सिद्धांत पढ़ना है। तो यह जो सिद्धांत है उसमें दो सिद्धांत हैं, एक तो एकलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत उसको बोलते हैं ऑस्टिन का सिद्धांत, और दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत, ये दो सिद्धांत पढ़ना है। अब कुछ मान लीजिए जो तथ्य हैं ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, बनाइए। तो मैं बताया था कि राज्य में, भाई ये राज्य है तो राज्य में चार तत्व होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। फिर क्या है? भूभाग, जनसंख्या और सरकार। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता है। और देखिए जो सोवरेंटी शब्द है, संप्रभुता, ये जो सोवरेंटी शब्द है, यह सोवरेंटी शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा का शब्द है। अब इसमें देखिए संप्रभुता मतलब, संप्रभुता दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर धन एनस, सुपरेनस, सुपर मतलब सर्वोच्च और एनस मतलब सत्ता, अथॉरिटी। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, इसके द्वारा ही सरकार अपने कार्यों को संपादित करती है। भाई सरकार द्वारा जो कानून आदेश जारी किए जाते हैं, राज्य के शक्तिशाली होने का आधार तत्व क्या है? संप्रभुता। तो यह जो संप्रभुता है, यह जो संप्रभुता है राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। और यह देखिए राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुता दो प्रकार की, एक तो आंतरिक संप्रभुता होता है, आंतरिक संप्रभुता या प्रभुसत्ता एक ही बात है, संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता, और दूसरा होता है बाह्य संप्रभुता। तो ये जो आंतरिक संप्रभुता है इसका क्या मतलब है? आंतरिक संप्रभुता का मतलब है राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं पर जो एकाधिकार है, मतलब राज्य के सीमा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक समूह के लिए यह अनिवार्य है कि वह कानून का पालन करे। और जो सरकार है वो कानून बनाने में सर्वोच्च है, इस पर अन्य किसी का कोई दबाव नहीं है। इसको आंतरिक संप्रभुता कहा जाता है। और बाह्य संप्रभुता का मतलब
बाह्य संप्रभुता का मतलब है वैदेशिक संबंधों के निर्धारण की स्वतंत्रता। हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, भारत है, चाहे तो न सदस्य रहे। कभी कभी देखिए व्हाट्सएप पर आप लोग, यूट्यूब पर देखते होंगे कि हम लोग कॉमनवेल्थ के सदस्य, अभी भी हम लोग गुलाम है ब्रिटेन। अरे गुलाम नहीं है, हम लोग संप्रभु देश है। जब इच्छा हो कॉमनवेल्थ की संस्था छोड़ सकते हैं। गुलाम कैसे हुए? भारत गणतंत्र है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा की तरह। भाई ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कौन? ब्रिटेन का राजा। कनाडा का प्रमुख कौन? ब्रिटेन का राजा। तो हम लोग ऐसी तो स्थिति नहीं है, हमारे यहां तो राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष। तो विदेश नीति बनाने के संबंध में स्वतंत्रता, कोई संधि समझौता करना है, युद्ध करना है या तटस्थता की नीति का पालन करना है, तो राज्य अपनी इच्छा से कर सकता है। मतलब राज्य विदेशी राज्यों के, राज्य विदेशी राज्यों के किसी भी प्रकार के दबाव या हस्तक्षेप से स्वतंत्र है। इस चीज को हम लोग कहते हैं बाह्य संप्रभुता। तो मैं बताया आपको कि संप्रभुता कहते समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। इसके द्वारा ही सरकार अपने कार्यों को संपादित करता है। और संप्रभुता में दो चीजें हैं भाई, एक तो लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना है। सुपर मतलब सर्वोच्च, एनस मतलब सत्ता। राज्य की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता के कारण। और यह आधुनिक अवधारणा है, आधुनिक राज्य से जुड़ी हुई अवधारणा है। राज्य के शक्तिशाली होने का आधार तत्व है। तो मैं बताया कि संप्रभुता जब आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, यहीं पर 4 लाइन लिख दीजिए, यहीं पर मिला के लिखिए, अर्थ लिखिए, संप्रभुता का अर्थ लिखिए। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। और राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति है, और राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो अपने राज्य के भीतर, तांत्रिक संप्रभुता अपने राज्य के भीतर कुछ भी करने में स्वतंत्र है। कुछ भी करने में स्वतंत्र है, सिद्धांत में कुछ भी करने में स्वतंत्र है। इसके आधार पर ही राज्य कानून का निर्माण करता है। जिसका पालन करना राज्य सीमा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। और साथ ही इसके माध्यम से ही राज्य वैदेशिक संबंधों की स्वतंत्रता रखता है। वैदेशिक संबंधों की स्वतंत्रता रखता है। वैदेशिक संबंधों की स्वतंत्रता रखता है। और देखिए जब ये चीज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं इसका विकास भी बता दूंगा। अब दोबारा बोलता हूं, सुन लीजिए।
आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता। तो संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। राज्य की ऐसी सर्वशक्ति है जिसके ऊपर कोई अन्य सत्ता या कानून नहीं होता है, और राज्य के अंतर्गत सर्वोच्च है, संपूर्ण शक्ति संपन्न है, प्रत्येक मानव समूह संस्था को आदेश दे सकता है, उसका पालन कराने के लिए बाध्य कर सकता है, आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को दंड दे सकता है। तो आप देखते हैं कि आंतरिक सर्वोच्चता स्थापित करता है संप्रभुता, और साथ ही बाहरी क्षेत्र में भी, वैदेशिक संबंधों में भी स्वतंत्रता का आधार तैयार करता है। तो ऐसे पहलू को संप्रभुता कहा जाता है। अब यहां पर संप्रभुता कहा जाता है, एक चीज ध्यान रखना है, इस संप्रभुता की क्या क्या विशेषता हो सकती है। विशेषता तो देखिए, संप्रभुता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, 4-5, वो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पूछता है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो पूर्णता, जो संप्रभुता की विशेषता है, नंबर 1 पूर्णता। और पूर्णता कहते समय मतलब एब्सोल्यूटनेस, पूर्णता का मतलब क्या हुआ, व्याख्या मैं नोट्स में किया हूं। आप लोगों का जो यूनिट नंबर 5 है, उसमें जो पहला नोट्स है उसमें संप्रभुता है। मैं बताया कि जो यूनिट नंबर 5 है उसमें 2 नोट्स है, क्वेश्चन बैंक भी है, और इसमें भी लगभग जो है 1500 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। हर यूनिट के लिए अलग अलग क्वेश्चन बैंक है, मैं बताया था आप लोगों से। इसमें लगभग 1500 क्वेश्चन भी है, 2 यूनिट में 200 पेज का नोट्स भी है, और फिर मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो आप दोनों को मिलाकर जैसे मैं पढ़ाया, कुछ नोट्स में भी लिखा हुआ है, उसमें से भी लिख लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो पहला जो पूर्णता है, मैं यहां पर बोलता हूं, व्याख्या लिखा हुआ है नोट्स में। पूर्णता का मतलब यह है कि संप्रभु की शक्ति असीमित है। सिद्धांत में संप्रभु की शक्ति असीमित है, पूर्ण रूप से निरंकुश है, इस पर किसी तरह का आंतरिक या बाह्य अंकुश नहीं है। इस बात को हम कहते हैं पूर्णता। दोबारा बोल देता हूं, संप्रभु की शक्ति असीमित है, एक तरह से सिद्धांत में निरंकुश है, किसी भी तरह का बाह्य और आंतरिक अंकुश नहीं है। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इसका नियंत्रण कर सके। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून, भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या कर सकता है, लेकिन उसे लागू नहीं करा सकता, क्योंकि संप्रभु देश है। तो यहां पूर्णता का मतलब यह हुआ। दूसरा चीज है सार्वभौमिकता, दूसरी विशेषता। इसमें जगह छोड़ दीजिए, 3 लाइन नोट से आप लिख दीजिएगा, लिखा हुआ है नोट्स में भी। सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी। अब इसका मतलब क्या है? राज्य की सीमाओं के अंतर्गत प्रभुत्व की व्यापकता, राज्य की सीमाओं के अंतर्गत प्रभुत्व की व्यापकता। प्रभुत्व की व्यापकता का मतलब यह हुआ कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून से अलग कोई भी व्यक्ति या समूह अपना अधिकार बताकर संप्रभुता से छुटकारा पाने का दावा नहीं कर सकता। दोबारा बताता हूं, राज्य की सीमाओं के अंतर्गत प्रभुत्व की व्यापकता, इसका मतलब संप्रभुता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, समुदायों, समूहों पर अधिकार रखती है। इसका मतलब यह हुआ
कि कोई भी व्यक्ति या समूह स्वयं अपना अधिकार बताकर संप्रभुता से छुटकारा पाने का दावा नहीं कर सकता। मतलब राज्य की सीमा के अंतर्गत रहने वाला प्रत्येक नागरिक संप्रभु के कानून का पालन करने के लिए सामान्य रूप से बाध्य होता है। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं हम नहीं पालन करेंगे, नहीं पालन करेंगे दंड दिया जाएगा। इसको संप्रभुता कहा जाता है। सार्वभौमिकता इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता है स्थायित्व। स्थायित्व, परमानेंस। परमानेंस इसको कहते हैं। स्थायित्व, परमानेंस। स्थायित्व का मतलब है कि संप्रभुता राज्य का स्थायी गुण है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहेगा तब तक संप्रभुता विद्यमान रहेगी। जब तक राज्य रहेगा तब तक संप्रभुता रहेगी। राज्य का विनाश ही संप्रभुता की समाप्ति का कारण हो सकता है। जब तक राज्य है संप्रभुता रहेगा। संप्रभुता स्थायी है, परमानेंस है, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता। जब तक राज्य का अस्तित्व बना रहेगा तब तक संप्रभुता कायम रहेगी। भाई राष्ट्रपति मर गया, मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब संप्रभुता का समाप्त होना थोड़े ना होता है। पदासीन व्यक्ति के हाथ में दूसरा पदासीन व्यक्ति आ गया, उसके हाथ में आ गया। केवल शासन में व्यक्तियों का परिवर्तन हो रहा है, बस संप्रभुता बनी हुई है। और तीसरी विशेषता इसकी है अदेयता। नंबर 4, अदेयता, इनलाइनेबिलिटी। अदेयता का मतलब है कि संप्रभुता एक संपूर्ण इकाई है। उसके किसी भी गुण का त्याज्य नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपना विनाश किए बिना अपने जीवन और व्यक्तित्व को अपने से अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता, उसी प्रकार से राज्य भी संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता। यदि राज्य को संप्रभुता से अलग करने का प्रयास करेंगे तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो संप्रभुता राज्य का सार तत्व है, उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता, उसको किसी को अन्य को नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसा आप करेंगे तो राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक लाइबर विचारक है, लाइबर ने लिखा ना, संप्रभुता को उसी तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जिस तरह वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लिख दीजिए, बल्कि इसके नीचे लिखिए, लाइबर के सामने आता है। अदेयता को 2 लाइन व्याख्या आप नोट्स में से लिख दीजिएगा। लाइबर का लिखिए स्टेटमेंट। संप्रभुता को उसी तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, संप्रभुता को उसी तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जिस तरह वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से
जिस तरह वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। और रूसो ने भी तो लिखा, एक रूसो का भी स्टेटमेंट है, वो भी लिख दीजिए, पहले सुन लीजिए। रूसो कहता है कि शक्ति को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, इच्छा को नहीं। संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है, उसको अलग करना आत्महत्या करने के समान है। शक्ति को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, इच्छा को नहीं, संप्रभुता को नहीं। क्योंकि संप्रभुता, रूसो कहता है कि संप्रभुता राज्य के व्यक्तित्व का मूल तत्व है, उसको अलग करना आत्महत्या करने के समान है। ठीक है, कोई बात नहीं, रूसो का लिखिए, लिखना हो तो लिख दीजिए एक लाइन। शक्ति को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, डेलीगेट करना, प्रत्यायोजित, शक्ति को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, इच्छा को नहीं। इच्छा को नहीं, अर्थात संप्रभुता सारतत्व है। और पांचवी विशेषता है अविभाज्यता। अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी, अविभाज्यता मतलब संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, यह अखंड है। इसकी संपूर्णता और अखंडता में कोई संदेह नहीं। संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, उसका विभाजन करने का अर्थ उसे नष्ट करना है। गेटल ने भी लिखा ना एक जगह, गेटल का लिख सकते हैं, गेटल ने लिखा कि यदि संप्रभुता परम पूर्ण नहीं है तो वह किसी राज्य का अस्तित्व ही नहीं है। यदि संप्रभुता विभाजित है तो एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाता है। लिख दीजिए, गेटल के सामने लिखिए, यदि संप्रभुता परम पूर्ण नहीं है, यदि संप्रभुता परम पूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, किसी राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि संप्रभुता विभाजित है, उसी में यदि संप्रभुता विभाजित है तो एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाता है, एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाता है। तब जानते हैं कि गार्नर की जो पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, गार्नर की पुस्तक है ना, तो पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में जो है गार्नर ने इन 5 विशेषताओं को जो मैं बताया हूं, इन 5 विशेषताओं को लिखा है। और आप जानते हैं कि एक विशेषता और माना जाता है मौलिकता, वो भी लिख सकते हैं। मौलिकता, ओरिजिनलिटी, मौलिकता। मौलिकता का मतलब यह है कि वह अपनी स्थिति का आधार है, इसको न तो कोई पैदा करता है न कोई बनाता है। संप्रभुता की शक्ति किसी दूसरे द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती, अर्थात उसका अस्तित्व स्वयं अपने अधिकार से है।
उसका अस्तित्व स्वयं अपने अधिकार से है, मतलब वह अपने आप में ही पूर्ण है। इसको न तो कोई पैदा करता है और न कोई बनाता है। राज्य रहेगा तो संप्रभुता रहेगा ही। संप्रभुता की शक्ति किसी दूसरे द्वारा प्रदान भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए मौलिकता भी एक विशेषता माना जाता है। लेकिन 5 विशेषताएं जो अभी मैं बताया हूं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। पूर्णता पूछता है संप्रभुता की कौन सी विशेष। अभी मैं संप्रभुता पढ़ाऊंगा, 1 घंटे 1.25 घंटे और पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ाता हूं और आज तक जितना भी संप्रभुता व प्रश्न आया होगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में आया होगा, चाहे नेट जीआरएफ में आया होगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आया होगा, चाहे लेक्चरशिप में आया होगा, कोई भी परीक्षा होगा, सबका पेपर निकाल के करके देखिएगा हो रहा है कि नहीं। और साथ में इसके जो 400-500 क्वेश्चन जो बना रखा हूं वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके बाद पेपर करके देखिएगा कि अब हो रहा है कि नहीं। मैं बताया कि आप हमसे पढ़िए, कहीं पढ़िए, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमने पढ़ाई किया तो हमारा प्रश्न बना कि नहीं। सिर्फ कोरम मत पूरा करिए कि हमारा कोर्स पूरा हो गया। कोर्स पूरा करने से आपका सिलेक्शन नहीं होना है। अभी मैं घंटा 1.5 घंटा में पढ़ाऊंगा, पढ़ लीजिए। पढ़कर 400 क्वेश्चन जो दिया हूं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जो नोट्स दिया हूं 15-20 पेज संप्रभुता पर लिखा होगा उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन निकालिए। जितना भी नेट जीआरएफ का क्वेश्चन आज तक आया हुआ है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का आया हुआ है, चाहे हरियाणा लेक्चरशिप का है, चाहे राजस्थान का फर्स्ट ग्रेड है, चाहे यूपी का मान लीजिए पीजीटी का एग्जाम होता है, चाहे बिहार में होता है, कहीं का निकालिए, देखिए, करिए और फिर बताइए हुआ कि नहीं। तो मैं बता रहा था, एक तो पूर्णता, सार्वभौमिकता, स्थायित्व, अदेयता, अविभाज्यता और मौलिकता, ये विशेषता ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा मैं इसको बोलूंगा, इसके विकास के बारे में थोड़ा बोलता हूं, क्योंकि यहां मैं बताया था कि पहले इसका अर्थ बताया, फिर विशेषता बताया, फिर इसका जो है थोड़ा विकास भी बोल दूं तो कथन बोलता हूं कि संप्रभुता का कैसे विकास हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में। विकास क्रम, कैसे संप्रभुता का विकास हुआ। देखिए, जो प्राचीन युग है, लिखना नहीं है, मैं बोलूंगा, प्राचीन जो युग है, एक तो प्राचीन युग, फिर मध्य युग और फिर जो है आधुनिक काल। इसके विकास के 3 चरण हैं। इसी को हम लोग को थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, प्राचीन युग में भाई जो यूनानी विचारक हैं, संप्रभुता शब्द से प्रत्यक्षता परिचित नहीं थे और अप्रत्यक्षता अरस्तु ने इसका प्रयोग किया। अप्रत्यक्षता जो है अरस्तु ने इसका प्रयोग किया। और आप जानते हैं कि प्राचीन रोम में भी जो है सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग तो हुआ नहीं। वहां पर जो है एक शब्द का प्रयोग होता था, सुम्मा पोटेस्टास, सुम्मा प्रोटेस्टाट्स शब्द का प्रयोग मिलता है। और आप देखते हैं कि प्राचीन युग में ही जो है इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से लोग अपनी बातों को रखते थे, लेकिन कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाई नहीं दिया।
अप्रत्यक्ष रूप से अरस्तु ने इसका प्रयोग किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अरस्तु भी नहीं। तो आप देख रहे हैं प्राचीन युग में संप्रभुता दिखाई नहीं देता है। मध्य युग में आ जाइए। मध्य युग में जो है, जिसमें बताया कि प्राचीन रोम में जो है ये जो सुम्मा शब्द का प्रयोग होता था, ये मध्य युग में भी हुआ। मध्य युग में सुम्मा प्रोटेस्टास शब्द का भी प्रयोग होता था, और साथ ही साथ जो है प्लेनिटोडो एक शब्द आता है, प्लेनिटोडो, प्लेनिटूडो, प्रोटेस्टास, पोटेस्टाट्स, इस शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तब जानते हैं कि मध्यकाल में जो है सत्ता के जो केंद्र थे, चर्च है, राजा है, सामंत है, तो सब सत्ता का कोई स्पष्टता तो था नहीं, इसलिए संप्रभुता शब्द भी स्पष्ट नहीं हो पाया। आधुनिक काल में जो सामंतवादी ढांचे का जब पतन होना शुरू हुआ, तो सामंतवादी ढांचे के पतन के परिणाम स्वरूप जो है, सामंतवादी जो ढांचा है, सामंतवादी ढांचे के पतन के परिणाम स्वरूप जो है, जब आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और उसमें जो है एक निश्चित भूमि पर बसे हुए लोगों ने मिलजुल कर कानून व्यवस्था की बात जब की गई, तो इसी औचित्य को सिद्ध करने के लिए संप्रभुता की उत्पत्ति हुई। इसी औचित्य को सिद्ध करने के लिए संप्रभुता की उत्पत्ति हुई। और आप जानते हैं कि सामंतवादी ढांचे के पतन के परिणाम स्वरूप जब आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और एक भूमि पर जो लोग रहते थे, जब ये लोग जो है कानून व्यवस्था की बात करने लगे, अपने अधिकारों की बात करने लगे, यहीं से संप्रभुता शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। और आप जानते हैं बोधा, वही तो आधुनिक काल की कड़ी है, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो यहां पर देखते हैं कि बोधा ने जो है, अब यहां पर बोधा ने आधुनिक काल में, बोधा की जो पुस्तक है, बोधा ने 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में, ये घटना है 1576 की, 1576 में 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में जो है सबसे पहले सोवरेंटी शब्द का प्रयोग किया। सोवरेंटी शब्द का प्रयोग तो बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग तो किया, पहली बार संप्रभुता शब्द का प्रयोग बोधा ने किया, लेकिन बोधा ने जो है 3 प्रतिबंध लगाया था। 3 प्रतिबंध लगाया। कौन कौन? तो पहला प्रतिबंध उसने लगाया, प्राकृतिक नियम द्वारा सीमित कर दिया। दूसरा प्रतिबंध उसने लगाया कि ईश्वरीय कानून द्वारा उसको सीमित कर दिया। और तीसरा प्रतिबंध उत्तराधिकार के नियम। तीसरा प्रतिबंध जो है उत्तराधिकार के नियम। तो आप देख रहे हैं, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि ये जो इसने जो पहला प्रतिबंध लगाया था, क्या क्या संप्रभुता प्रतिबंध लगाया? प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम। दूसरा जो है ईश्वरीय कानून, ईश्वरीय कानून। तीसरा जो है उत्तराधिकार के नियम, उत्तराधिकार के नियम।
इसने 3 प्रतिबंध लगाए थे। एक तो पहले एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, और जानते हैं कि इसके बाद जो है उत्तराधिकार के नियम या व्यक्तिगत संपत्ति भी कह सकते हैं, पूछता है व्यक्तिगत संपत्ति। इसके बाद आप देखते हैं कि जो ग्रोसियस है, ग्रोसियस की किताब है लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। इसी ग्रोसियस ने जो है वह संप्रभुता का प्रतिपादन किया था, वह प्रभुसत्ता या संप्रभुता का प्रतिपादन किया। इसीलिए ग्रोसियस को हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता कहते हैं। अब फिर आप देखते हैं कि 18वीं सदी में जो है रूसों ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया, पढ़ाया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता। तो इस तरह से जो है संप्रभुता का विकास हुआ। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग को इसका मैं बताया कि प्रकार भी पढ़ना है। एक तो अर्थ जानना है, विशेषता हो गया, फिर इसका विकास, और कुछ मैं परिभाषा भी बता देता हूं जो बार बार आता है। तो इसमें जो है जैसे कुछ कथन आते हैं, मुख्य परिभाषा, या आप कह सकते हैं कथन। तो कथन में एक तो बोधा की परिभाषा। अब देखिए आप लोग नोट्स में से भी लिख सकते हैं इसको। बोधा कहता है ना, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वशक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। लेकिन मैं बताया था कि बोधा जो है प्राकृतिक कानून और ईश्वरी जो कानून है उसका प्रतिबंध लगाता है। तो 3-4 परिभाषा आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो बोधा का लिख डालिएगा, फिर इसी तरह से जो है बिलोबी की परिभाषा नोट्स में लिखा भी हूं, उसमें से भी उतार सकते हैं। बिलोबी के सामने लिख सकते हैं। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, लिखिए, 1-2 मैं भी लिखवा दूं। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। वर्गेस की परिभाषा लिखिए। संप्रभुता राज्य के व्यक्तियों और समुदायों पर, संप्रभुता राज्य के व्यक्तियों और समुदायों पर भौतिक निरंकुश तथा असीमित शक्ति है। भौतिक निरंकुश तथा असीमित शक्ति है। केल्सन की परिभाषा लिखिए। अपने मौलिक तथा एकमात्र स्पष्ट भाव में, अपने मौलिक तथा एकमात्र स्पष्ट भाव में संप्रभुता का आशय सर्वोच्च भाव से है। संप्रभुता का आशय सर्वोच्च भाव से है।
और केलहन, केलहन की परिभाषा संप्रभुता समग्र वस्तु है, संप्रभुता समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना उसे नष्ट करना है, इसे विभाजित करना उसे नष्ट करना है, यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है, यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है, हम, उसमें लिखिएगा हम अर्धवृत्त, हम अर्धवृत्त या अर्ध त्रिभुज, अर्ध त्रिभुज की भांति अर्ध संप्रभुता की बात नहीं कर सकते, अर्ध संप्रभुता की बात नहीं कर सकते। और उसमें जो है कभी कभी पोलक की परिभाषा भी आता है, पोलक का लिख दीजिए, पोलक, ये 5-7 याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये परिभाषा 4 लिख देता है, 4 विचारक लिख देता है, ऐसे मिलाने के लिए बोलता है। पोलक के सामने लिखिए, संप्रभुता वह शक्ति है जो न तो स्थायी, जो न तो स्थायी है और न ही किसी में निहित है, और न ही किसी में निहित है, यह किसी कानून के अधीन भी नहीं है, यह किसी कानून के अधीन भी नहीं है। ठीक है, और 2-4 परिभाषा और भी लिखा होगा, वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि परिभाषा भी ध्यान रखना है। अब इसका जो प्रकार है उस पर जरा हम लोग चर्चा करेंगे, किसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्रकार में जो पहला प्रकार है, मतलब उसको हम लोग लिख दें, प्रथम प्रकार। तो प्रथम प्रकार में 2 चीजें हैं। एक तो जैसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल सोवरेंटी, नाम मात्र की संप्रभुता, नाम मात्र की संप्रभुता, और दूसरा होता है वास्तविक संप्रभुता। नॉमिनल सोवरेंटी और रियल सोवरेंटी। तो नॉमिनल सोवरेंटी का मतलब है जिसके नाम से शासन का समस्त कार्य संपादित होता है, और वास्तविक संप्रभुता का मतलब जिसके द्वारा वास्तव में शासन किया जाता है। तो यह जो भेद है यह संसदीय व्यवस्था में दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र की संप्रभुता है, और वास्तविक संप्रभुता किसके पास? मंत्रिपरिषद के पास। तो नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब जिसके नाम से शासन का समस्त कार्य संपादित किया जाता है, और वास्तविक संप्रभुता का मतलब जिसके द्वारा वास्तव में शासन किया जाता है। यहीं पर नीचे लिख दीजिएगा, यह भेद संसदीय प्रणाली में दिखाई देता है। जैसे नाम मात्र का संप्रभु है, जैसे भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संप्रभु है और मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से संप्रभु है। और दूसरा प्रकार समझिए, द्वितीय प्रकार समझिए। दूसरा जो प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं डी ज़्यूरे, डी फैक्टो, विधि सम्मत और तथ्य रूप से।
तथ्य रूप से, डी यूरो सोवरेनिटी विधि सम्मत संप्रभुता और तथ्य रूप से संप्रभुता। अब समझिए इसका क्या मतलब है। विधि सम्मत संप्रभुता का मतलब देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समूह को शासन का अधिकार दिया जाता है, देश के, लिखिए मैं लिखवाता हूं, यहां लिखिए, देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति आबलिक समूह को शासन का अधिकार दिया जाता है, जैसे निर्वाचन कराकर शासन देना, निर्वाचन कराकर शासन देना, निर्वाचित सरकार। तथ्य रूप में लिखिए, देश के अंदर व्यवहार में जिस व्यक्ति या समूह द्वारा शासन किया जाता है, देश के भीतर व्यवहार में जिस व्यक्ति आबलिक समूह द्वारा शासन किया जाता है। अब जैसा समझिए यह भेद क्यों किया गया। संप्रभुता का यह भेद जो है क्रांति और विद्रोह के समय दिखाई देता है। भाई मुशर्रफ साहब को लीजिए, मुशर्रफ साहब शुरू में क्या हुआ बिना निर्वाचन के ही वो तथ्य रूप से सरकार चला रहे थे, जबकि नवाज शरीफ साहब को चुनाव करके तो आप देख रहे हैं कि जब क्रांति हो रही है, विद्रोह हो रहा है, तो विधि सम्मत संप्रभुता किसके पास है? नवाज शरीफ साहब के पास। और कौन कर रहा है वास्तव में? परवेज मुशर्रफ साहब। तो संप्रभुता का यह भेद क्रांति के समय दिखाई देता कुछ दिनों के लिए, लेकिन सामान्य शासन होने पर दोनों साथ साथ ही चलता है कि जो विधि सम्मत है वही तथ्य सम्मत है। ये क्रांति के समय कुछ दिन के लिए ऐसा दिखाई देता है। लिख दीजिए। तभी तो कोई मान लीजिए क्रांति कर, जैसे मान लीजिए परवेज मुशर्रफ साहब को लीजिए, तो उन्होंने क्या किया? चुनाव कराकर, भले ही वो फर्जी चुनाव हो, चुनाव कराकर देखा जाए तो तथ्य रूप में उनके पास संप्रभुता तो थी ही, उन्होंने जो है विधि सम्मत संप्रभुता भी अपने पास ले लिया, जिससे किसी प्रकार का अंतर विरोध न हो। लिख दीजिए यहां पर दोनों मिलाकर। संप्रभुता का यह भेद क्रांति आबलिक विद्रोह के समय दिखाई देता है, क्रांति आबलिक विद्रोह के समय दिखाई देता है, लेकिन सामान्य शासन होने पर दोनों साथ साथ निवास करते हैं, लेकिन सामान्य शासन होने पर दोनों साथ साथ निवास करते हैं। और तीसरा प्रकार समझिए, तीसरा प्रकार, तो तीसरा प्रकार है कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। लीगल सोवरेनिटी और पॉलिटिकल सोवरेनिटी। अब जैसे यहां समझिए, कानूनी संप्रभुता का मतलब है जिसके पास कानून निर्माण करने और उसे लागू करने की शक्ति होता है। लिखिए, कानूनी संप्रभुता का मतलब जिसके पास कानून निर्माण करने और उसे लागू करने की शक्ति होता है। कानून निर्माण करने और उसे लागू करने की शक्ति होता है। जैसे विधायिका, जैसे विधायिका जैसे विधायिका, आबलिक विधायिका के सदस्य,
अब जैसा समझिए, राजनीतिक संप्रभुता का मतलब है, यह डिवीजन डायसी ने किया था। डायसी ने किया था, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी किताब है, उसी की किताब में किया था। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और राजनीतिक संप्रभुता का मतलब लिख दीजिए, इसका अर्थ निर्वाचक मंडल से है। इसका अर्थ निर्वाचक मंडल से है, जिसकी इच्छा अवलिक समर्थन पर, जिसकी इच्छा अवलिक समर्थन पर कानूनी संप्रभु का अस्तित्व निर्भर करता है, जिसकी इच्छा अवलिक समर्थन पर कानूनी संप्रभु का अस्तित्व निर्भर करता है। ठीक है। और एक चीज अब ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं राजनीतिक संप्रभुता किसके पास? भारत में राजनीतिक संप्रभुता किसके पास? लोगों के पास, जनता के पास, विद द पीपुल ऑफ इंडिया। कानूनी संप्रभुता संसद के पास। तो यहां पर थोड़ा सा नोट करके आपको लिखना पड़ेगा। नोट करके पहला पॉइंट लिखिए, यह डायसी ने किया है, वही लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह भेद डायसी ने किया है, और कहा कि कानूनी संप्रभु के पीछे, और कहा कि कानूनी संप्रभु के पीछे दूसरा संप्रभु विद्यमान रहता है, दूसरा संप्रभु विद्यमान रहता है, जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है, कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है, और जनता के सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट डायसी का ही, डायसी का ही कानूनी संप्रभुता की सत्ता पर कानूनी संप्रभु की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को, कानूनी संप्रभु की सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। राजनीतिक संप्रभु कहा जाता है। तभी तो देखा जाए तो डायसी ने जो है ब्रिटेन की संसद को कानूनी शक्ति के रूप में देखा और कहा कि वो काफी शक्तिशाली है। अब थोड़ा सा एक दो परिभाषा अलग है, वो भी मैं लिखवा देता हूं। गिलक्राइस्ट क्या कहता है, आता है बार बार, गिलक्राइस्ट के सामने लिखिए। राजनीतिक संप्रभु किसी राज्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक संप्रभु किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है, उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानून के पीछे होते हैं, जो कानून के पीछे होते हैं। और एक दो और लिखवा देता हूं, एक तो गेटल का भी लिख दीजिए। वैसे तो डायसी का ही टिक लगाना है, लेकिन कभी कभी आ जाता है ऐसे। गेटल का, वैधानिक संप्रभु के पीछे, वैधानिक संप्रभु के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज का प्रयास, वैधानिक संप्रभु के पीछे
एक राजनीतिक संप्रभु की खोज का प्रयास संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देता है। संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देता है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देता है। प्रभावों की सूची मात्र बना देता है। प्रभावों की सूची मात्र बना देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डायसी ने डिवीजन किया था लाभदी कॉन्स्टिट्यूशन में, और डायसी का स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। और एक कोक भी स्टेटमेंट बोलता है, वो भी लिख दीजिए, वो भी आता है कभी कभी। कोक का लिखिए, कोक, COKE, कोक। ब्रिटिश संसद केवल कार्य को छोड़ सकती है जो प्रकृति के द्वारा ही संभव होते हैं। ब्रिटिश संसद केवल उन्हीं कार्यों को छोड़ सकती है जो प्रकृति के द्वारा ही संभव होते हैं, जो प्रकृति के द्वारा ही संभव होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सुन लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये 3 डिवीजन मुख्य हैं। एक होता है लोकप्रिय संप्रभुता, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, आप लोग जानते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेंटी। तो लोकप्रिय संप्रभुता कहते समय आपके दिमाग में आना चाहिए जैसे रूसो है, अल्थ्यूसियस, मिल्टन, ये सब आपको ध्यान में आना चाहिए। तो आधुनिक लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता। और लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब अंतिम संप्रभुता किसके पास होती है? जनता के पास। और जानते हैं कि मध्य युग में मार्सिलियो ऑफ पदुआ, नाम सुने होंगे आप लोग, मार्सिलियो ऑफ पदुआ। तो मार्सिलियो ऑफ पदुआ ने किताब लिखा था डिफेंसर पेसिस। इसी किताब में जो है इसने चर्चा भी किया था। विलियम ऑफ ओकम आप पढ़ते होंगे, मध्ययुग का विचारक है, उसने भी चर्चा किया था। लेकिन ध्यान रखिए कि लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत जो है रूसो से ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो यह ध्यान रखना है। एक कभी कभी शब्द आता है बुद्धि और न्याय की संप्रभुता। बुद्धि / न्याय, न्याय की संप्रभुता या प्रभुसत्ता एक ही बात है। इसका क्या मतलब है? फ्रांस के कुछ विचारकों ने जो है सार्वजनिक संप्रभुता के सिद्धांत को, सार्वजनिक संप्रभुता का जो सिद्धांत है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है, इसको राज्य के अस्तित्व के लिए घातक बताते हुए न्याय और बुद्धि की संप्रभुता का विचार दिया था। और इसके समर्थक हैं गीजो, कुंजा, कास्ता, ये विचारक। गीजो ने लिखा भी, गीजो ने कहा कि लौकिक संप्रभुता जनता की संप्रभुता नहीं है, यह तो केवल शक्तिशाली गुट का निर्बल गुट के ऊपर शक्ति का शासन है। इसलिए गीजो ने लिखा कि संप्रभुता केवल बुद्धि और न्याय में ही हो सकती है। संप्रभुता निश्चित रूप में एक राजनीतिक व्यक्तित्व का अधिकार है। इसी को हम लोग बुद्धि और न्याय की संप्रभुता भी कहते हैं।
तो आप लोगों को ये नहीं, लोकप्रिय संप्रभुता तो रूसो, अल्थोसियस, ये सब आप लोग जानते ही हैं। अब मैंने बताया कि इसमें हम लोग को जो पढ़ना है, मैं बता रहा था विकास हो गया, प्रकार हो गया, एकलवादी सिद्धांत क्या है, बहुलवादी सिद्धांत क्या है, ये हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, तो उस पर चर्चा किया जाए। तो ऑस्टिन इसको एकलवादी सिद्धांत, संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत, इसी को ऑस्टिन का भी सिद्धांत कहते हैं। ऑस्टिन का प्रभुसत्ता सिद्धांत, ऑस्टिन का प्रभुसत्ता सिद्धांत, इसी को कानूनी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका बहुत सारा नाम है, इसी को हम लोग कानूनी सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को हम लोग अद्वैतवादी भी कहते हैं, अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेंटी। मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेंटी या ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सोवरेंटी एक ही बात है। अब समझिए ये क्या चीज है। तो हम लोग को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है इसका क्या अर्थ है, इसका सामान्य पहलू, फिर ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की क्या विशेषता है, और फिर इसकी आलोचना से ही प्रश्न आता है। ये तीन चीज जानना है। तो सामान्य पहलू पहले समझते हैं। संप्रभुता का कानूनी दृष्टिकोण, बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, फिर हाब्स ने इसको स्पष्ट किया, और बाद में आपको ध्यान होगा बेंथम ऑस्टिन ने इसकी विशद व्याख्या की। तो ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन ने एक किताब लिखा था, द प्रोविंस ऑफ jurisprudence determined या इसी को हम लोग कहते हैं लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस भी इसको कहा जाता है। तो ऑस्टिन ने जो है विधि शास्त्र का जो विश्लेषणात्मक विचार है, उसके माध्यम से संप्रभुता को परिभाषित किया, और बोधा ने जो प्राकृतिक कानून, उत्तराधिकार का नियम, ईश्वरी कानून का जो प्रतिबंध लगाया था, आप जानते हैं कि हाब्स ने ही अलग करना शुरू कर दिया था, और ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता की धारणा को नैतिकता और ऐतिहासिक तत्वों से अलग कर दिया, और इसको जो है सकारात्मक विधि के साथ जोड़ दिया, सकारात्मक विधि के साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव लॉ के साथ जोड़ दिया। तो आप देखते हैं कि इसने जो है सकारात्मक कानून के आधार पर, मतलब सकारात्मक कानून का मतलब मानव निर्मित कानून, मानव निर्मित कानून के आधार पर इसने जो है व्याख्या किया है। और आप जानते हैं कि भाई जैसे कानून को हम लोग कहते हैं कि एक ईश्वरी कानून है, तो ईश्वरी कानून जो मध्यकाल में चलता था उसको अस्वीकार कर दिया इसने,
और इसने जो है सकारात्मक कानून को स्वीकार किया, मानवीय कानून को स्वीकार किया, मानव निर्मित कानून को स्वीकार किया, और इसी से राज्य के संप्रभुता को जोड़ा। और देखिए संप्रभुता की परिभाषा करते हुए क्या कहता है कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का साधारणतः पालन करे और वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य प्रधान की आज्ञा मानने का आदी न हो, तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु है और वह समाज उस प्रधान सहित स्वतंत्र समाज है। यह परिभाषा उसने लिखा अपनी किताब में, नोट्स में लिखा गया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यह सोचिए कि इसमें जो मुख्य मुख्य बात है, भाई पहला चीज क्या हुआ कि इस किताब में उसने यह सिद्धांत दिया। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि इसने जो है सकारात्मक कानून के साथ संप्रभुता को जोड़ने का प्रयास किया। विधि की व्याख्या से संप्रभुता सिद्धांत को जोड़ दिया और कहा कि कानून एक श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्तियों को दिया जाने वाला आदेश है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि इसने कमांड सोवरेन की बात की। कमांड सोवरेन, तो जो कमांड सोवरेन की बात कर रहा है, जो कमांड सोवरेन की बात कर रहा है और जो ये कहता है, ये परिभाषा भी आप लोग नोट्स में से लिख लीजिएगा, एकलवादी सिद्धांत के ऑस्टिन का क्या परिभाषा है। जैसे कहा ना कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का साधारणतः पालन करे और वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य प्रधान की आज्ञा मानने का आदी न हो, तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति संप्रभु है और वह समाज उस प्रधान सहित स्वतंत्र समाज है। अब इसी से हम लोग विशेषता इसका लिखेंगे कि क्या क्या कहता है। अब पहला बात देखिए, दो चार मैं लिखवाता भी हूं। पहला चीज समझिए, ये कहता है कि समाज में एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति का होना अनिवार्य है। इसलिए तो कहता है कि प्राकृतिक कानून और सामान्य इच्छा जैसी अमूर्त धारणाएं संप्रभुता नहीं हो सकती। प्रभु सत्ताधारी निश्चित और जीता जागता इंसान होना चाहिए, जिससे जनता उसकी सर्वशक्ति की पहचान कर सके। मतलब संप्रभुता एक मानवीय शक्ति है। लिखिए नंबर एक विशेषता, नंबर एक लिखिए, समाज में एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति का होना अनिवार्य है। समाज में एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति का होना अनिवार्य है। अर्थात प्रभु सत्ताधारी निश्चित और जीता जागता इंसान होना चाहिए। निश्चित और जीता जागता इंसान होना चाहिए, जिससे जनता उसकी सर्वशक्ति की पहचान कर सके। जिससे जनता उसकी सर्वशक्ति की पहचान कर सके। अर्थात संप्रभुता एक मानवीय शक्ति है। नंबर दो, संप्रभुता का संबंध मनुष्यों से है। संप्रभुता का संबंध मनुष्यों से है। उसी में लिखिएगा, राज्य की गतिविधियों का उपयुक्त विषय
राज्य की गतिविधियों का उपयुक्त विषय मानवीय कानून है। मानवीय कानून है, पब्लिक कानून नहीं। नंबर 3, संप्रभु की आज्ञा का पालन समाज का बहुसंख्यक भाग, संप्रभु की आज्ञा का पालन समाज का बहुसंख्यक भाग आदतन करे और साथ ही संप्रभु किसी अन्य के आदेश का पालन न करे, अन्य के आदेश का पालन न करे, मतलब किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, ये बताइए संप्रभुता क्या हो गया? पूर्ण हो गया, निरंकुश हो गया, अविभाज्य हो गया, असीम हो गया। नंबर 4, ऑस्टिन की संप्रभुता पूर्ण, निरंकुश, अविभाज्य तथा असीम है। एक पॉइंट और लिखिए, संप्रभु अपने द्वारा निर्मित कानूनों से बंधा नहीं है। संप्रभु अपने द्वारा निर्मित कानूनों से बंधा नहीं है, अपितु उससे ऊपर और असीमित है, उससे ऊपर और असीमित है, उससे ऊपर और असीमित है। तो ये तो मैं बताया कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। अब इसकी आलोचना से प्रश्न आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्टिन की संप्रभुता की जो आलोचना है उससे भी प्रश्न आता है। अब पहली आलोचना हेनरी मैन का, हेनरी मैन की किताब बताया था अर्ली इंस्टीट्यूशन। तो हेनरी मैन ने लिखा आलोचना में कि निश्चित जनश्रेष्ठ व्यक्ति को खोज पाना मुश्किल है। अब दूसरा बात उसने कहा कि वास्तव में वो कहता है कमांड सोवरेन, कानून को संप्रभु का आदेश कहता है। तो हेनरी मैन कहता है कि वास्तव में कानून का आधार जो है प्रथा भी होता है, रीति रिवाज भी होता है। कानून समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम होता है। तो कैसे मान लिया जाए? लिख दीजिए। हेनरी मैन ने कहा कि निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति को खोज पाना मुश्किल है। निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति को खोज पाना मुश्किल है। और यह भी कहा कि कानून के आधार प्रथाएं और रीति रिवाज भी होते हैं। कानून के आधार प्रथाएं और रीति रिवाज भी होते हैं। कानून समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम होता है। कानून समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम होता है। जबकि ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु का आदेश कहा, जो तर्कसंगत नहीं है। अब सुन लीजिए, दूसरा जो आलोचना में ध्यान रखना है, इसकी आलोचना कौन करेगा? बहुलवादी विचारक करेंगे। अपने दिमाग में रखिए, बहुलवादी विचारक करेंगे। तो जो उसमें से मुख्य है वो आपको ध्यान होना चाहिए। ब्राइस ने भी लिखा था, ब्राइस का लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। ब्राइस ने लिखा था कि संप्रभुता का यह सिद्धांत जो है
आधुनिक राज्यों से मेल नहीं खाता है। यह सर्वशक्तिमान विधानमंडल वाले राज्यों पर लागू नहीं हो सकता। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य संविधान द्वारा नियंत्रित होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं। तो ब्राइस ने लिखा मॉडर्न डेमोक्रेसी में, उसका किताब है ना मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में लिखा कि ऑस्टिन विधि और तथ्य दो पृथक क्षेत्रों को मिला देता है, इतिहास की उपेक्षा करता है। इसलिए अधिकांश राज्यों में इस सिद्धांत का प्रयोग संभव नहीं। और इसी प्रकार देखिए, डिग्विड के सामने लिख दीजिए। डिग्विड की एक किताब है, मैं किताब लिख देता हूं जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, 2-3। डिग्विड की किताब है द लॉ इन मॉडर्न स्टेट। तो डिग्विड ने लिखा कि कानून सामाजिक आवश्यकता की अभिव्यक्ति होते हैं, सामाजिक सुदृढ़ता की अभिव्यक्ति होते हैं। आदेश कहना कानून की परिभाषा को सीमित करना है। लिख दीजिए डिग्विड के सामने, कानून सामाजिक सुदृढ़ता, सोशल सॉलिडरिटी, सामाजिक सुदृढ़ता की अभिव्यक्ति होते हैं। आदेश कहना कानून की परिभाषा को सीमित करना है। आदेश कहना कानून की परिभाषा को सीमित करना है। और चौथी आलोचना करावे की किताब है द मॉडर्न आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट। द मॉडर्न आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट। तो करावे ने कहा सामाजिक संसद का प्रतिपादन करता है ना, ये सामाजिक संसद की बात करता है। इसी आधार पर इसने आलोचना किया था। लिख दीजिए, किसी समुदाय का कानून नहीं होता है। किसी समुदाय का कानून नहीं होता है। जो उस समुदाय की संख्या उचित समझती है, जो उस समुदाय की संख्या उचित समझती है, बल्कि ऐसे लिखिएगा कि किसी समुदाय का कानून वही होता है, किसी समुदाय का कानून वही होता है, किसी समुदाय का कानून वही होता है जो उस समुदाय की संख्या उचित समझती है। और करावे का एक और लिख दीजिए यहीं पर नीचे, राज्य को अस्तित्व में लाने का श्रेय कानून को है। राज्य को अस्तित्व में लाने का श्रेय कानून को है। न कि राज्य द्वारा कानून का निर्माण होता है। न कि राज्य द्वारा कानून का निर्माण होता है। देखिए यहां पर कंफ्यूजन क्या होगा कि डिग्विड ने भी एक बात बोला था, तो वो यहीं पर नीचे लिख लेंगे तो क्लियर रहेगा। डिग्विड का लिख दीजिएगा, मिलता जुलता स्टेटमेंट है।
कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्य को नहीं, कानून को अस्तित्व में लाने का श्रेय राज्य को नहीं, वह राज्य की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान था, वह राज्य की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान था और उसका स्थान राज्य से ऊंचा है, उसका स्थान राज्य से ऊंचा है। ठीक है। बारकर में नंबर 1 करके लिखिए। प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जितनी निर्जीव और निरर्थक हो गई है, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मान्यता जितनी निर्जीव और निरर्थक हो गई है, उतनी और कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं हुई होगी, उतनी और कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं हुई होगी। और बारकर का एक दूसरा लिखिए। व्यक्तित्व की अवधारणा का प्रतिपादन, व्यक्तित्व की अवधारणा, बस इतना ही लिख दीजिए। रियल पर्सनालिटी उसको कहते हैं। रियल पर्सनालिटी, कंसेप्ट ऑफ रियल पर्सनालिटी कभी कोई पूछता है, बारकर लगाइएगा। इसी तरह से लिंडसे जो है संगठनों का संगठन कहता है, संगठनों का संगठन। और लिंडसे में दूसरा बात लिखिए, यदि हम वस्तु स्थिति को देखें तो, यदि हम वस्तु स्थिति को देखें तो यह सर्वथा स्पष्ट हो जाएगा कि, यह सर्वथा स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धराशायी हो चुका है। लिंडसे और एक डिग्विड का भी है, अभी जो लिख रहे थे ना, डिग्विड का एक और लिख दीजिए। डिग्विड के सामने लिखिए, राज्य का प्रभुत्व या तो मर चुका है, राज्य का प्रभुत्व या तो मर चुका है या मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। राज्य का प्रभुत्व या तो मर चुका है या मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। ऐसे आता है तो रटना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है। मैं बताया, मैं पढ़ा दूंगा सब, ये सिलेबस है, इससे ज्यादा भी पढ़ा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बताता हूं केवल उतना पढ़ लीजिएगा। जो 15,000 क्वेश्चन बैंक बना रखा हर यूनिट के लिए, 1,000 2,000 हर यूनिट के लिए प्रैक्टिस सेट है, उसको सॉल्व कर लीजिए और क्लास को ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कुछ नोट्स में से लिख लीजिए, बस। इससे ज्यादा कोई किताब की जरूरत नहीं है। चाहे नेट जीआरएफ की परीक्षा हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, जो इच्छा हो परीक्षा दे लीजिए। अब देकर जाए फोन करके बता दीजिएगा हुआ कि नहीं। डिग्विड, तो डिग्विड के सामने लिखिए, लिख दिए ना कि राज्य का प्रभुत्व या तो मर चुका है या मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। एक करावे का और लिख दीजिए, प्रभुसत्ता की धारणा को
राजनीति सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। कराबे लगाइएगा, कराबे के सामने लिखिए, प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। और लास्की का लिखिए, लास्की के सामने लिखिए, यदि प्रभुसत्ता की संपूर्ण धारणा का त्याग कर दिया जाए, यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का त्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ होगा, राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, ये सब पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा जितना लिखवा रहा हूं, ज्यादा भटकने की चीज नहीं है। 50 किताब आपको बता दूंगा, बैठ के पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे हम सब पढ़ रखे हैं, आपको लिखवा दूंगा, आप तो जो बता रहा हूं वही रट लीजिए बस। अब परीक्षा दे के एक बार बताए तो, अभी संप्रभुता पढ़ा रहा हूं, 15-20 मिनट और लगेगा, खत्म हो जाएगा। आज तक जितना संप्रभुता क्वेश्चन आया होगा करके हमको जरा बताइएगा हुआ कि नहीं। लास्ट का लिखिए, लिख दिया ना, यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का त्याग कर दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ होगा। और एक मिस फॉलेट, तो मिस फॉलेट की किताब है न्यू स्टेट, थोड़ा थोड़ा किताब भी रखते रहिए, उसे तो एक अलग लिस्ट बना के दिया था वॉल्यूम 1 में। मिस फॉलेट के सामने लिखिए, आज के जीवन के तथ्यों में, आज के जीवन के तथ्यों में एक राज्य और एक संप्रभुता का मेल नहीं बैठता। आज के जीवन के तथ्यों में एक राज्य और एक संप्रभुता का मेल नहीं बैठता। यह बात बहुलवादियों ने स्पष्ट कर दिया है, यह बात बहुलवादियों ने स्पष्ट कर दिया है। मिस फॉलेट ने कहा था ना कि राज्य मेरी आत्मा का घर है, यह भी आता है मिलाने को, राज्य मेरी आत्मा का घर है। न्यू स्टेट इनकी किताब है। ठीक है। और डिग्विड का किताब था द लॉ इन मॉडर्न स्टेट, डिग्विड का किताब लिखे थे कि नहीं आप लोग? कोई बात नहीं, यहीं कहीं लिख दीजिए। डिग्विड की बुक जो है जिसमें उससे सब लिखा है, द लॉ इन मॉडर्न स्टेट। ठीक है। कराबे वाला जो बताया उसको ध्यान रखिएगा, प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीति सिद्धांत से निकाल देना चाहिए तो कराबे लगाइएगा। और जब पूछेगा कि यदि प्रभुसत्ता की संपूर्ण धारणा का त्याग कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी लाभ होगा तो लास्की लगाइएगा। आया तो था फर्स्ट ग्रेड में, जो लोग राजस्थान के होंगे। नेट जीआरएफ में भी 2 साल पहले पूछा था मिलाने को। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा जो है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत है, उस पर मैं चर्चा करता हूं। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। अब देखिए, आपको सबसे पहले तो समर्थक ध्यान रखना है, और समर्थक में जैसे मान लीजिए इंग्लैंड के कुछ विचारक हैं, उनका नाम ध्यान रखना है, अमेरिका के कुछ विचारक हैं, उनका नाम ध्यान रखना है, और अन्य देशों के भी हैं। जैसे इंग्लैंड के जो विचारक हैं उनका नाम लिख देता हूं, मेटलैंड, फिगिस, सिडनी वेब,
सिडनी वेब, बारकर, लास्की, जीटीएच कोल और अमेरिका के जो है विलियम जेम्स, मिस फॉलेट और अन्य देशों वाला जैसे मैकाइवर कहां का था बोलिए? कनाडा। गिरके कहां का? जर्मनी का। डिग्विड कहां का था? फ्रांस। करावे कहां का था? डच का। ठीक, तो ये जो है ऐसे ध्यान रखिएगा अथवा सुन लीजिए। देखिए, जो 19वीं सदी और 20वीं सदी की जो परिस्थिति रही उसने जो है बहुलवादी सिद्धांत को बढ़ावा दिया। निरंकुश राज्य के विरोध में सीमित राज्य की जो मांग है उसने बहुलवाद को बढ़ावा दिया। जैसे कह सकते हैं हीगल ने जो है क्या किया? हीगल ने तानाशाही की बात किया तो उसके विरोध में यह सिद्धांत आया। समाजवादी जो धारणा था उसके कारण यह सिद्धांत आया। मानवीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सिद्धांत आया। अंतर्राष्ट्रीयतावाद के कारण यह सिद्धांत आया। संघात्मक सरकार को बढ़ावा मिलने के कारण इस सिद्धांत को बढ़ावा मिला। यह ध्यान रखना है। अब ये सिद्धांत कहता क्या है? यह कहता है, जो ऑस्टिन का सिद्धांत है उसका थोड़ा सा विपरीत समझिए। यह कहता है कि मैं आप लोगों के नोट्स में लिखा भी हूं, इस पे ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं। यह कहता है कि संप्रभुता सीमित है। बहुलवादी क्या कहते हैं? संप्रभुता सीमित है और विभाजित है। संप्रभुता सीमित है और विभाजित है। और संप्रभुता सीमित और विभाजित है इसका मतलब समाज में विद्यमान अनेक जो संस्थाएं हैं वो राज्य सत्ता को सीमित कर देती हैं। समाज में विद्यमान जो अनेक संस्थाएं हैं वो राज्य सत्ता को सीमित करती हैं। नागरिक जीवन में विभिन्न समुदायों का उतना ही स्थान है जितना राज्य का। इसलिए राज्य को संपूर्ण सत्ता नहीं दिया जा सकता। राज्य समन्वय का कार्य करता है। राज्य सब सत्ता राज्य के हाथ में नहीं होता है। मैं बहुलवाद लोकतंत्र में भी पढ़ाया था, इसलिए यहां पर ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं। मैं मिस फॉलेट ने कहा ना, दी होम ऑफ माई सोल इन द स्टेट। अच्छा, अभी लिखवा दिया हूं, ठीक है। राज्य मेरी आत्मा का घर है। तो जैसे मैं बता रहा था कि इसमें आपको 4-5 चीजें ध्यान रखना है। नंबर 1, ऐसे लिखना हो तो 1-2 लिख डालिए। क्या कंसेप्ट है लिखिए। नंबर 1, राज्य में एकता नहीं अनेकता है। राज्य में एकता नहीं अनेकता है, अतः समाज में अनेक हित हैं। नंबर 2, राज्य समाज के अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। राज्य समाज के अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है, अतः राज्य को पूर्ण संप्रभुता नहीं दी जा सकती। और नंबर 3, राज्य के पास असीमित निरंकुश प्रभुसत्ता नहीं हो सकती। असीमित निरंकुश प्रभुसत्ता नहीं हो सकती। अर्थात राज्य की प्रभुसत्ता अविभाजित नहीं है।
राज्य की प्रभुसत्ता अविभाजित नहीं है। राज्य तथा विभिन्न समुदायों में विभाजित होनी चाहिए। राज्य तथा विभिन्न समुदायों में विभाजित होनी चाहिए। और नंबर 4, व्यक्ति की पूरी आस्था राज्य के प्रति नहीं हो सकता। व्यक्ति की पूरी आस्था राज्य के प्रति नहीं हो सकता, क्योंकि वह अन्य समुदायों के प्रति भी आस्था रखता है। भाई ये बताइए, व्यक्ति के विकास के लिए केवल राज्य की आवश्यकता नहीं है, समाज के अन्य समुदायों की आवश्यकता होती है, तो सिर्फ राज्य के प्रति कैसे स्वामी भक्ति हो सकती है? अन्य समुदायों के प्रति, इसलिए अन्य समुदायों को भी संप्रभुता मिलनी चाहिए। और एक पॉइंट और लिख दीजिए, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का समर्थन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इससे मैकाइवर है, उसकी 2 किताब है ना, द मॉडर्न स्टेट और द वेब ऑफ गवर्नमेंट। और अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा, ये तो मैं सिद्धांत बता दिया। अब इसकी आलोचना से ध्यान नहीं रखना है। अब यहां पर थोड़ा सा कुछ तथ्य है, मैं बोल देता हूं। इसे मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को, इसको मुझे याद आ रहा है। जैसे गेलब्रथ द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, आपको ध्यान होगा, पढ़ा चुका हूं, याद आ गया। न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, ये तो कहता है आधुनिक राज्य औद्योगिक राज्य है। आधुनिक राज्य औद्योगिक राज्य है। ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। जानते हैं कि लास्की बताया भी था, औद्योगिक संघवाद की बात करता था। औद्योगिक संघवाद की बात करता है। और लास्की ने जो है बहुलवाद का प्रयोग जो है आर्थिक शक्ति के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर जो होता है उसको रोकने के लिए बहुलवाद का प्रयोग किया था। और 1-2 चीज और भी है, मैं बता देता हूं। जैसे ध्यान रखिएगा कि बहुलवाद का दार्शनिक जो आधार है, लिख लीजिए, बल्कि लिखते रहिए, 2-4 लिखवा दूं। बहुलवाद का दार्शनिक आधार, बहुलवाद का दार्शनिक आधार विलियम जेम्स अब विलियम जेम्स तथा, मतलब विलियम जेम्स न दिया रहे, एक विचारक है एस पायस ने दिया, उसे तो यही आता है। ठीक है। और फिगिस के सामने लिख दिए चर्च के व्यक्तित्व की अवधारणा। चर्च के व्यक्तित्व की अवधारणा। और ये जो है ठीक है, ये सी विलियम जेम्स का ही तो जो है प्रेगमेटिज्म है। प्रेगमेटिज्म, वास्तववाद कभी कभी मिलाने को आता है। और ये जो है एक चीज ध्यान रखिएगा, मेटलैंड तथा गिरके,
इन लोगों का जो है संघों का वास्तविक व्यक्तित्व कभी कभी आता है, संघों का वास्तविक व्यक्तित्व कभी कोई पूछता है तो इसके सामने लगाइएगा। फिगिस का ही तो था, एक फिगिस का और था, राज्य समुदायों का समुदाय है, इसी का तो है, राज्य समुदायों का समुदाय है। और एक और चीज लिखवा दें, गिरके का राज्य सर्वोच्च संवास है। लिखिए तो मैं लिखवा दूं, गिरके के सामने लिखिए, राज्य सर्वोच्च संवास है, राज्य सर्वोच्च संवास है। राज्य की इच्छा सामान्यतः संप्रभु की इच्छा है, उसी में राज्य की इच्छा सामान्यतः संप्रभु की इच्छा है, राज्य की इच्छा सामान्यतः संप्रभु की इच्छा है। और इसका जो है डिगविट के सामने क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण कभी कभी मिलाने में आता है, क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण कभी पूछेगा तो डिगविट टिक लगाइएगा। तो गिरके मेटलैंड वाला हो गया, ये हो गया। देखिए दुर्खाइम चाहता था कि प्राचीन व्यवसायिक संघ को एक मान्य जो सामाजिक संस्था है उसके रूप में जीवित किया जाए। दुर्खाइम चाहता है कि प्राचीन व्यवसायिक संघ को एक मान्य सामाजिक संस्था के रूप में जीवित किया जाए और साथ ही उसे जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आधार और आर्थिक नियमन का स्रोत बनाया जाए। तो कभी यदि उस तरह से लिखेगा तो दुर्खाइम हो जाएगा। देखिए बारकर ने अपनी किताब में लिखा कि राज्य का मूल्य इसमें निहित है कि वह व्यक्ति के सामान्य हितों की पूर्ति, व्यक्ति के सामान्य हितों की पूर्ति और साथ ही जो है देखा जाए तो एक सुदृढ़ भौतिकवादी आधार प्रदान करता है। राज्य समन्वय कैसे करता है? तो बारकर ने, आप जानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इसमें संबंध जो स्थापित किया बारकर ने, इसीलिए बारकर बहुलवाद का समर्थन करता है। तो देखिए है तो बहुत सब चीज, लेकिन यह है कि इतना जो आप लोगों ने संप्रभुता में पढ़ा है, सोवरेनिटी में पढ़ा है, इसको पढ़ के और नोट्स में भी 15 पेज हमने लिखवा रखा है संप्रभुता, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और फिर इस पर संप्रभुता पर जो है लगभग 300 प्रश्न भी मैंने बना रखा है, वो 300 प्रश्न टिक लगा लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, जितने सालों का होगा, कहीं पर भी कुछ पूछा होगा करिएगा और करके बताइएगा। आज की क्लास यहीं विराम देते हैं, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।